आज हम पढ़ेंगे फिनॉल का कंपाउंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, है ना। देखिए ये पिक्रिक एसिड, ये फिनॉल में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको हमने पिक्रिक एसिड भी बोला है। ये इसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है और IUPAC नेम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये कंपाउंड जो होता है, इसको आपने पढ़ा था कि फिनॉल की जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये पिक्रिक एसिड बनता है। पर उस समय इसकी मात्रा काफ़ी कम मात्रा में हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा फिनॉल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करने पर वो ख़त्म हो जाता है, कुछ और कंपाउंड वहाँ पे पैराफिनॉल वगैरह बन जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हमको इसको फिनॉल को बनाना है तो हमको रिएक्शन करनी पड़ेगी। इसके साथ हमको पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन करेंगे और अगर हमने यहाँ पर H2SO4 के साथ सल्फोनीकरण कर दिया तो यह हमारे पास हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड यहाँ पर आपके पास मिल जाता है। फिर उसके बाद इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर आपको मिल जाता है पिक्रिक एसिड। दूसरी एक रिएक्शन है, अगर आपने क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन की अगर आप रिएक्शन करेंगे HNO3 और H2SO4 के साथ तो यहाँ पर आपके पास डाइनाइट्रो कंपाउंड या क्लोरोबेंजीन आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद इसको आप एक्वस सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो Cl रिप्लेस होकर OH ग्रुप वहाँ पर लग जाएगा, डाइनाइट्रोफिनॉल आपको मिलेगा। इस डाइनाइट्रोफिनॉल की जब HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन की जाती है तो पिक्रिक एसिड का मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है। एक रिएक्शन और है कि अगर आपने सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोबेंजीन लिया है ना, तो ये सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोबेंजीन अगर आपने लिया है 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन आपने लिया है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं K3FeCN6 के प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड मिलता है। पिक्रिक एसिड जो है वो एक येलो कलर का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्वाद में कड़वा और पॉइजनस होता है। कोल्ड वाटर में ये पार्शियली सॉल्युबल है, पर हॉट वाटर में और ईथर में ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये फिनॉल है, पर फिनॉल की तुलना में फिनॉल ग्रुप का कंपाउंड है, पर फिनॉल की तुलना में ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 3 NO2 ग्रुप लगे हैं। जब एक NO2 ग्रुप भी, सारे NO2 ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, NO2 ग्रुप हमेशा -M इफेक्ट दिखाता है। -M इफेक्ट का मतलब है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ 3 NO2 ग्रुप जो हैं वो तीनों अलग अलग अपनी बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। बेंजीन रिंग पर बहुत प्रेशर है, वो सारे इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ जाने की वजह से वो बहुत जल्दी से ऑक्सीजन से खींचेगी और इसीलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा और हाइड्रोजन को H+ आयन बना के बहुत जल्दी से बाहर निकाल देगा और इसीलिए ये एसिड की तरह बिहेवियर करते हैं, बहुत जल्दी से अपना H+ आयन जो है वो बाहर निकाल देते हैं। -M इफेक्ट है NO2 ग्रुप का, उसकी वजह से और 3 NO2 ग्रुप की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेवियर करने लगते हैं और इसीलिए इसमें COOH ग्रुप नहीं है, फिर भी इसको अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड में कोई भी एसिड ग्रुप नहीं होने के बावजूद भी ये एसिड क्यों है, तो ये क्वेश्चन इसके लिए आंसर आपको देना पड़ेगा कि NO2 ग्रुप के -M इफेक्ट की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेवियर करता है और इसी तरह से इसीलिए ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है। जैसा कि एसिड जब उसके साथ रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसी तरीके से ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके और आपके साथ सोडियम सॉल्ट बना लेगा फिनॉल का, और साथ ही साथ ये पिक्रिक एसिड का, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि फिनॉल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, अगर आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं PCl5 के साथ तो आप देखेंगे कि OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होकर क्लोरीन वहाँ पर लग जाएगा, पिक्राइल क्लोराइड आपके पास मिल जाता है। अब ये पिक्राइल क्लोराइड अगर आप लेते हैं, इसका अगर आप वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कर देते हैं तो वापस आपको पिक्रिक एसिड मिल जाता है। और अगर आप इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे अमोनिया ग्रुप आ जाता है और ये पिक्रामाइड बन जाता है। ठीक है ना। ये तो एक रिएक्शन ये हुई। और दूसरी एक रिएक्शन और है कि अगर आप इसकी पिक्रिक एसिड की एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बन जाता है, और एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो बन जाता है जिसमें एनिलीन भी है और ये भी है पिक्रिक एसिड, तो एनिलीन पिक्रेट आपके पास बन जाता है।
एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपका ये जो पिक्रिक एसिड है, जब इसकी रिएक्शन आप करते हो सोडियम सल्फाइड के साथ, है ना, सोडियम सल्फाइड के साथ उसका आपने लिया है एक्वस सॉल्यूशन, उसके साथ आपने लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, NO2 ग्रुप, एक NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है, और एक NO2 ग्रुप का रिडक्शन होने पर वो अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से आपके कंपाउंड जो है वो पिक्रेमिक एसिड जो है वो बन जाता है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हुई। अगली एक रिएक्शन जो हम ये बताएंगे कि ये फिनॉल जो है बहुत एक्सप्लोजिव नेचर का कंपाउंड है, या ये पिक्रिक एसिड एक एक्सप्लोजिव नेचर का कंपाउंड है। अगर आप इसको प्रेशर से या थोड़ा सा भी इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये बस एक्सप्लोजन हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, स्टीम ये बाहर निकलना शुरू हो जाती है ना। तो ये इसीलिए अब इसके यूजेस में हम बता सकते हैं कि ये पिक्रिक एसिड जो होता है वो एक एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजन के काम में आता है। ये सिल्क और वूल जो होता है उसको कलर करने के काम में आता है। बहुत सारे कंपाउंड जो है उनको आइडेंटिफाई और सेपरेट करने के काम में भी आता है, और ये साथ ही साथ ये बर्निंग प्रॉपर्टी में रेजिस्टेंट का काम भी ये करता है। थैंक यू।